अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ एडवोकेट ज़ोई पाशा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ, जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो शेयर करने लगा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हवाले से है, कुछ भी ऐसा काम हम लोग नॉर्मली जब करवाने लगते हैं, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, नाइल्मी की वजह से, पता ना होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग अपना नुकसान करवा बैठते हैं। इवन कि कोई कोई भी पर्सन हो, चाहे उसको मतलब वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या लॉयर है या कोई भी लेमैन पर्सन है, तो जब भी वो किसी काम को फर्स्ट टाइम करता है तो उसको नहीं पता होता कि किस तरीके से उसने उस चीज़ को लेकर चलना है या उसको आपको उसने सरंजाम देना है, ठीक है? तो ये बेसिकली जो वीडियो में आपके कहने के जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फर्स्ट टाइम जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके हवाले से है कि आपके फर्स्ट टाइम जब टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो रही होती है, नॉर्मली हम लोग अपनी ज़रूरत के तहत इन दिनों से टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करवाते हैं। मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन जब हम लोग करवा रहे होते हैं, तो हम लोग को नॉर्मली पहले ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग को प्रॉपर्टी परचेज करने लगे हैं, सेल करने लगे हैं, तो फटाफट याद आता है कि यार हम लोग अपने आप को फाइलर करवा लेते हैं। या क्योंकि हम लोग नॉन फाइलर हैं, उसके ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग अपने आप को फाइलर करवा लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा अलमिया होता है वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो डीलर हजरात होते हैं, जो जो डीलिंग कर रहे होते हैं आपके साथ, मतलब जो प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे होते हैं या मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसकी जो डीलिंग कर रहे होते हैं, तो उसके हवाले से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके पास जाके, उन एजेंट्स के पास जाके, तो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवा लेते हैं। तो उससे होता ये है बेसिकली कि उनको इतना नॉलेज नहीं होता, इतना उनके पास, इनके जो सर ने कहते हैं, इतनी फिजिबिलिटी नहीं बनाई होती उन्होंने, इतना नॉलेज नहीं होता कि वो आपको प्रॉपर से डिलीवर कर सकें। वो बेसिकली आपको सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के लिए, टाइम को इनको जो सर बचाने के लिए वो क्या करते हैं, जो आपकी इनके जो सर जो टैक्स रिटर्न है उसको, उसकी फाइलिंग करवा देते हैं किसी ऐसे बंदे से जो अनप्रोफेशनल होता है। नॉन प्रोफेशनल बंदे से जब भी आप कोई काम करवाएंगे तो वो नॉन प्रोफेशनल वे से ही करेगा। ये जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर शीट आपको शो हो रही है, इसमें 2013 के हवाले से एक डिसीजन ये दिया हुआ है कि जो जो मसूफ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी और एक नॉन प्रोफेशनल बंदे के थ्रू इन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइलिंग करवाई। इसमें बेसिकली इन्होंने किया ये कि अपनी जो फर्स्ट टाइम की जो इनकम है वो इन्होंने 60 मिलियन की शो कर दी, ठीक है? 60 मिलियन की शो करने के बाद इन्होंने जो जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए मद्देनजर रखनी है। और इन चीजों को आपने खुद से भी सवाल करना है और जो फाइलिंग कर रहा होगा उसको, उससे भी क्वेश्चनिंग करनी है आपने, कि हम लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। जो आपको ये मशवरा दे रहा होगा उससे भी आपने क्वेश्चनिंग करनी है कि यार ये जो चीज़ तुम मुझे बता रहे हो, इसका मतलब मेरे पास प्रूफ क्या है, मेरे पास इनके जो चीज़, इसका मैं इसको कैसे सेटिस्फाइड करूंगा। बेसिकली ये जो 60 मिलियन की जो मैं आपको इनके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर, एक ये 60 मिलियन का ऑर्डर है। इसमें इनको किसी ने मशवरा ये दिया कि आप ये करें कि आप फर्स्ट टाइम टैक्स फाइलिंग करने लगे हैं तो आप उसको अपने जो एसेट्स हैं उनको इंक्रीज करके शो कर दें। बाद में हम लोग इसका क्या करेंगे, बाद में हम लोग इसको अपने इनके जो है वाइट मनी, वाइट इनकम इनके जो है शो कर देंगे, ठीक है? तो जब एफबीआर को इनको जो है ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, एफबीआर ने इनको नोटिस भेजा, नोटिस जब इशू किया तो उसके ऊपर इनको, जिनके जब शो कास्ट नोटिस इशू हुआ उसके ऊपर इन्होंने जब सेटिस्फाइड नहीं कर सके, उसके ऊपर इनको जो है एफबीआर ने इनको पेनल्टी चार्ज कर दी। जब पेनल्टी चार्ज हुई तो इन्होंने अपील की, अपीलेट ट्रिब्यूनल से इनकी अपील जो है वो खारिज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद इनका जो है ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के भी आप डिसीजन को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि उसके अंदर भी इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर हाईकोर्ट ने ये कहा हुआ है कि इन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से हम लोग इसको मतलब जो इनकी अपील है उसको खारिज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको जो पॉइंट्स बताने लगा हूँ, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने मतलब आपने इनको बहुत इंपॉर्टेंट लेना है। समटाइम होता ये है कि आप जब किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि आप अपनी रिटर्न के अंदर गोल्ड को शो कर दें। वो होगा ये कि जब आप उसको कल को सेल करेंगे तो आपकी एक इनकम जनरेट हो जाएगी, और अगर आपके एसेट्स जो है वो बैलेंस नहीं हो रहे तो हम लोग वहाँ से उसका क्वेश्चन रख के हम लोग उसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। या फिर आप क्या करते हैं, आप दूसरे नंबर पर अपना प्राइस बॉन्ड जो है वो शो कर देते हैं। तीसरी चीज़, आप कैश इन हैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनका जो रख लेते हैं। तो जब आप ये कैश इन हैंड या गोल्ड या प्राइस बॉन्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो है इस हवाले से अपने टैक्स रिटर्न में शो करेंगे और आप उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मतलब कमिश्नर को या आपका जो रेलिवेंट कमिश्नर होगा उसको, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दे पाएंगे, तो आपको डेफिनेटली पेनल्टी चार्ज की जाएगी। आपने जब भी कोई काम करना है, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बार अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ मैं बताता हूँ, इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि आपने जब भी कोई काम करना है, चाहे आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके अंदर आपने गोल्ड शो किया है या प्राइस बॉन्ड शो किए हैं या कुछ भी किया है, तो
तो आप वो चीज़ें शो करें जिनका आप प्रूफ दे सकते हैं और जो आपके पास डेफिनेटली आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास एक गोल्ड जो है वो 5 तोला पड़ा हुआ है या 6 तोला पड़ा हुआ है या 10 तोला पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कहते हैं 20 तोला या 50 तोला करके ना आप अपनी रिटर्न में शो करें। क्योंकि कल को जब आप उसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके पास इनके दोस्तों ने कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी इनके दोस्तों ने इम्पोज हो जाएगी और फिर आप अपील्स करते फिरेंगे और फिर आप इनके दोस्तों ने टाइम इनके दोस्तों ने गेन करता फिरेंगे और उसके बाद एट द एंड आपको टाइम भी अगर आप गेन कर लेते हैं उसके बाद भी आपको देखेंगे आपके सामने डिसीजन एक मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी एट द एंड भी आपको क्या हुआ कि आपको उनके दोस्तों ने जो जुर्माना है वो पे करना पड़ेगा, जो आपको पेनल्टी लगी है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे इनके दोस्तों ने कहते हैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। और दूसरा अलमिया हमारा ये होता है कि जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं जो कि नए इनके दोस्तों ने कहते हैं अपना इस फील्ड में आते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट शो करने के लिए, अपने आप को इनके दोस्तों ने तेज़ तरार शो करने के लिए आपको मशवरे देते हैं उल्टे सीधे कि आप ये कर लें, आप ऐसे कर लें। तो होता ये है कि आपने क्या किया होता है, आप उस जो आपने गोल्ड शो किया होता है ना अपनी टैक्स रिटर्न में, वो गोल्ड को आप क्या करते हैं, वो गोल्ड को आप ज़ीरो कर देते हैं, उसकी आप वैल्यू कोई नहीं डालते। अब जब वो आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी फिर एक्चुअल वैल्यू डालते हैं। आप एक्चुअल वैल्यू डालते हैं कि जी मेरे पास 30 तोला इनके दोस्त ने लेट्स सपोज या 10 तोला सोना था, आज उसकी इनके दोस्त ने वैल्यू आपने लेट्स सपोज उसकी वैल्यू रखी है आपने ज़ीरो, और जब आप उसको आज डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपनी टैक्स रिटर्न में और उसकी वैल्यू आप डालते हैं आज के हिसाब से वो 30 लाख पे चली जाती है लेट्स सपोज। तो 30 लाख के ऊपर आप इनके दोस्त ने ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती, ये चीज़ आपको पता नहीं चल रही कि 30 लाख के ऊपर आपको गेन देना पड़ जाएगा, गेन टैक्स उनको पे करना पड़ जाएगा गोल्ड के ऊपर जो है। ठीक है, अब बहुत से लोग इनके जो है मुझे ये कहेंगे कि जी गेन टैक्स गोल्ड के ऊपर नहीं होता। भाई आप सेक्शन 37 को ज़रा रीड कर लें, आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर गेन आपको लगता है और किस चीज़ के ऊपर आपको गेन टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत से जो लोग हैं नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं कर रहा। जो प्रोफेशनल होगा वो तो मेरी बात से एग्री होगा। नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि जी गेन टैक्स जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे लगता है, गेन टैक्स जो है वो सिर्फ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो गेन टैक्स का जो सेक्शन है वो मैंने आपको कोट कर दिया, आप उसको काइंडली जाके रीड कर लें, आपको पता चल जाएगा। और यही चीज़ जो मैं आपको ये जो डिसीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी बेसिकली गेन टैक्स के रेलिवेंट ही है। अगर आप इसको प्रॉपर थ्रू आउट स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है और क्या चीज़ कही जा रही है। ठीक है, तो लिहाजा जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें सबसे पहले तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों की क्वेश्चनिंग करें जिनसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं। जब आप इन चीज़ों की क्वेश्चनिंग करेंगे उनसे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है। तो अगर आपको कोई नॉन प्रोफेशनल मशवरा देता है तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इसे अपना काम नहीं करवाना क्योंकि मेरा बेरागर कर देगा। अगर आपके वो काम करके कुछ पैसे बचा भी रहा है, कुछ पैसे बच भी रहे हैं, तो वो आपके सिर्फ वक्ती तौर के लिए बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जब अपील में जाना पड़ेगा वहाँ पे भी आपको फेस करना पड़ेगा सारा एक्सपेंस। ठीक है, और उसके बाद जब आप उसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी आपको एक्सपेंस फेस करना पड़ेगा, टाइम आपका अलग लगेगा, पैसे आपके अलग से ज़ाया होंगे। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि एक अच्छे प्रोफेशनल को हायर करें, उसको अच्छी इनको जो है फ़ी पे करें ताकि आपका टाइम और आपकी इनको जो है मेहनत जो है वो रायगा ना जाए। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइलिंग करें तो आप मशवरा करें किसी प्रोफेशनल से। अगर आप हमारी टीम से या हमारे से मशवरा करना चाहते हैं या मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी टैक्स रिटर्न के हवाले से या टैक्स मैटर का कोई भी इनको जो है केस जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और आप मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इनके दोस्तों ने कहते हैं मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं और वो सेटिस्फाइड है। और मेरा ये क्लाइंट जो है वो जो क्लाइंट बैंक है वो मेरा इनके दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि 1 साल का या 2 साल का मेरा उनका रिलेशन है, मेरा 5-5 10-10 साल का उनके साथ रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो आपसे काइंडली इनके दोस्तों ने कहते हैं मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपनी जो टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं उसको इतना इजी मत लें क्योंकि ये बड़ी स्ट्रिक्टनेस इस पर अब हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। पहले तो नहीं इतना पूछा जाता था, पहले तो इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें आप किसी प्रोफेशनल को चूज़ करें, देखभाल के सारा इनके दोस्तों उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, स्टडी करने के बाद उसकी फाइलिंग करें। मत ये सोचें कि मेरा वक्त बच जाएगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आपका जो वक्त बचेगा वो आपका जल्दबाजी में जो वक्त बचेगा वो कल को आपको परेशानी का बायस बनेगा, वो कल को आपको बहुत लंबी परेशानी फेस करनी पड़ेगी, वो बहुत लंबा लेकर आपको चलेगा। ठीक है, तो उस पर मामला तो हो जाते हैं, सेटलमेंट भी हो जाती है सारी, लेकिन आपको वो परेशानी फेस करनी पड़ती है।
लेकिन मेरा फिर मशवरा आपसे यही है कि किसी प्रोफेशनल को हायर करें। अगर आपको नहीं पता कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या फ़र्क है, तो जो चीज़ें आपको पॉइंट आउट की हैं, इन चीज़ों को उनके सामने रखें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 37 को थोड़ा सा रीड कर लें। आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि किस गेन टैक्स की बात हो रही है, किन चीज़ों के ऊपर गेन टैक्स लगता है, किन चीज़ों के ऊपर नहीं लगता, क्या गेन टैक्स है, क्या मैंने गोल्ड की बात की, क्या मैंने कैश जो है प्राइस बॉन्ड की बात की, या मैंने कैश इन हैंड की बात की। तो प्राइस बॉन्ड और गोल्ड और जो कैश इन हैंड है उतना रखें जितना आपके पास अवेलेबल है, जिसका आप प्रूफ दे सकते हैं, जिसकी आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो कहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना जो ये कीमती जो पैसा है जो आप अपनी सर्विसेज किसी की लेने के लिए जो लगाते हैं उसको देखभाल का इस्तेमाल करें। किसी प्रोफेशनल को हायर करें। अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारी टीम आपको कहते हैं अप्रोच कर लेगी जब भी आप उसको मैसेज करेंगे। और इसके अलावा भी आप कोई कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।